हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों हमने अभी जो पार्ट हमने देखा है वो है इंडक्शन मोटर का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, उसका पार्ट 1 आपने देख लिया है। ये अब मैं आपके सामने लेके आया हूँ पार्ट 2, जिसमें पार्ट 1 में हमने पहले पढ़ चुके हैं। हम इंडक्शन का जो सिद्धांत होता है वो पढ़ लिया है, रोटर के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। स्लिप रिंग मोटर, स्क्विरल केज मोटर, ये सब कुछ हमने उसमें पढ़ चुके हैं। जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है, जाकर के अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद फिर इस पार्ट को आप देखिएगा, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी इंडक्शन मोटर्स जो होती हैं, उन मोटर को कंट्रोल कैसे किया जाए, उनकी धारा को कंट्रोल, उनके गति को नियंत्रण कैसे किया जाए। यानी कि जब हम किसी मोटर को स्टार्ट करते हैं तो क्या डायरेक्ट ही हम 3 फेस में लगा देंगे? नहीं। ऐसा करने पर क्या होगा, उसमें या तो अधिक करंट बहेगा, अरे अधिक करंट बहने से उसमें धारा का मान बहुत ज्यादा होने से वाइंडिंग चल सकती है, मोटर हमारी खराब हो सकती है। तो इन सब से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके धारा जो हमारा इनपुट होता है, यानी कि जो इनपुट हम उसमें देते हैं उसके और मोटर के बीच में एक सुरक्षा युक्ति लगाते हैं, जिसको हम स्टार्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टार्टर, ठीक है। आपने देखा होगा आपके खेतों में जो मोटर आप उपयोग करते हैं उसमें एक स्टार्टर बॉक्स होता है, ठीक है। तो वो स्टार्टर क्या कार्य करते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं, उनके बारे में हम समझते हैं। देखिए, 3 फेस इंडक्शन मोटर में उनको उनकी जो धारा होती है और उनकी जो स्पीड होती है उनको कंट्रोल करने के लिए मुख्य ये 4 प्रकार के स्टार्टर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपने नाम सुना होगा यहाँ पर डीओएल, यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ठीक है। थोड़ी जगह कम थी इसलिए मैं इनके फुल फॉर्म नहीं लिखे हैं, आप याद रखना डीओएल स्टार्टर, यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी जो हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है उसको, उसकी जो वाइंडिंग्स होती है उन वाइंडिंग को स्टार या डेल्टा किसी प्रकार से भी संयोजित नहीं किया जाता है, जिसे डायरेक्ट स्टार्टर के साथ जोड़ करके हम सप्लाई में लगा करके उसको चालू कर सकते हैं। हाँ, पर ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ऑनलाइन का मतलब ये है कि डायरेक्ट हमने डग्गे डांग दिए या फिर लाइट से उसको जोड़ दिया 3 फेज से। इसमें भी कई प्रकार की युक्तियां होती हैं, ठीक है। एनवीसी, नो वोल्ट कॉइल होती है, एनओ होता है, एनसी होती है, कई प्रकार की इसमें सुरक्षा ओवरलोड रिले भी होती है, ठीक है। उसके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट ऑनलाइन पहले हम बात कर लेते हैं, इनके थोड़े थोड़े जो हमारे मेन जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो किसके ऊपर से पूछे जाते हैं वो हम थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे मेन पॉइंट हमारा होगा ये कितने हार्स पावर तक उपयोग होता है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि बताइए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कितने हार्स पावर तक उपयोग होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर 3 हार्स पावर से 5 हार्स पावर तक की मोटर, और कौन सी मोटर? स्क्वायरल केज मोटर, ठीक है। स्क्वायरल केज मोटर ही क्यों? क्योंकि इसमें हम रेजिस्टेंस नहीं लगा सकते, ठीक है। क्योंकि स्क्वायरल केज मोटर का जो रोटर होता है ना, वो जो रोटर आपस में क्या होता है, शॉर्ट सर्किटेड होता है, और पहले से ही क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होगा। अगर इस शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस कंडक्टर में या फिर रोटर में मैं बाहर से और रेजिस्टेंस अगर लगा देता हूं तो इसका रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा, जिससे धारा का मान बहुत कम होगा, जिससे उसकी एफिशिएंसी पर भी इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ लोग यहाँ पर स्टार्टर में रेजिस्टेंस लगा देते हैं, लेकिन वो बहुत ही गलत चीज हो जाती है, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान रखना है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो होता है वो 3 हार्स पावर से 5 हार्स पावर तक की मोटर, कौन सी? स्क्वायरल केज मोटर, यानी कि उसका जो रोटर होता है वो कैसा होता है, स्क्वायरल केज प्रकार का होता है। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। चलिए दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पर स्टार डेल्टा स्टार्टर, ठीक है। इसको तो हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बोलते हैं क्योंकि डायरेक्ट लाइन जोड़ते हैं, लेकिन इसको हम डायरेक्ट लाइन से नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। इस प्रकार का स्टार्टर जो होता है वो 5 हार्स पावर, ये देखिए 3 हार्स पावर से 5 हार्स पावर तक, ये 5 हार्स पावर से 15 हार्स पावर तक की मोटर को प्रचालित करने के लिए, यानी कि स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए, ये सभी जो स्टार्टर होंगे ये स्टार्टिंग जो हमारी करंट होती है ना, स्टार्टिंग करंट को ही कम करते हैं, ठीक है। तो 5 हार्स पावर से 15 हार्स पावर तक की जो स्क्वायरल केज मोटर होती है उनको प्रारंभ में कम करंट देने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर प्रयोग किया जाता है। यानी कि पहले जब हम इसको चालू करते हैं तो इसको स्टार में करंट किया जाता है, जब वह मोटर अपनी मूल स्पीड की 80%, कितनी परसेंट ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, 80% स्पीड प्राप्त कर लेती है, ठीक है, तो उसको हम डेल्टा में संयोजित कर देते हैं। यानी कि स्टार्टिंग में उसको हम कम वोल्टेज पर प्रचालित
करते हैं। ठीक है, स्टार में क्या होता है, वोल्टेज का मान कम होता है। डेल्टा में फिर वो अपनी जब 80% स्पीड प्राप्त कर लेती है वह मोटर, तो फिर हम उसको डेल्टा में संयोजित कर देते हैं। ठीक है, 5 हार्स पावर से 15 हार्स पावर तक की स्क्वायरल केज मोटर में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, स्टार डेल्टा स्टार्टर। इन सबके बारे में हम डीपली भी पढ़ेंगे आप क्रमवार। अगला आता है हमारा यहाँ पर रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, यानी कि रोटर प्रतिरोध स्टार्टर। ठीक है, स्टार डेल्टा हो गया, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, यानी कि यहाँ एकमात्र ऐसी मोटर होती है। वहां बताइए कौन सी मोटर ऐसी होती है जिसमें हम रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो मात्र आप याद रखना, स्लिप रिंग मोटर अगर वो है, उसका जो रोटर है वो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, तो सिर्फ इसी प्रकार के मोटर में हम रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। बाकी स्क्विरल केज मोटर में हम रेजिस्टेंस नहीं लगा सकते, उसकी स्पीड या धारा को कंट्रोल करने के लिए। सिर्फ एक स्लिप रिंग मोटर ही ऐसी होती है जिसमें हम उसकी धारा को कंट्रोल करने के लिए बाहर से रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के बारे में बता चुका हूं आपको। तो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर होता है हमारा, वो हमारा 10 हार्स पावर से लेके 200 हार्स पावर तक की जो हमारी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है उनमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस हम बाहर से प्रयोग करते हैं, तो कितने ही पावर की मोटर, यानी कि 200 हार्स पावर तक की जो मोटर होती है, उसकी स्पीड और उसकी धारा को कंट्रोल करने के लिए हम वहां पर बाहर रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। जिससे रेजिस्टेंस को क्या होता है, उस रेजिस्टेंस को हम धीरे धीरे जब कम करते जाते हैं, जब मोटर हमारी स्पीड पकड़ती आती है, तो उस रेजिस्टेंस को हम फिर परिपथ से बाहर भी कर देते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में उसको भी कम करंट चाहिए ना, अगर स्टार्टिंग में बहुत अधिक करंट होगा तो फिर मोटर चल जाएगी हमारी। तो याद रखना, आप रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर 10 हार्स पावर से 200 हार्स पावर तक की मोटरों में, कौन सी मोटरों में, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटरों में प्रयोग किया जाता है। चलिए, अगला होता है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर। कौन सा होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर का मतलब ये होता है कि इसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर से टैपिंग्स निकाल दी जाती है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर जो होता है वो हमारा 25 हार्स पावर से 400 हार्स पावर तक की मोटरों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट अगर प्रयोग किया जाता है तो 400 हार्स पावर तक की मोटरों में हम ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रयोग कर सकते हैं। वो भी कौन सी, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। ठीक है, यही एकमात्र ऐसा रोटर होता है हमारा स्लिप रिंग जो वाउंड प्रकार का होता है, जिसमें हम रेजिस्टेंस का उपयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग कर सकते हैं, रेजिस्टेंस। बाकी इन तीनों में हम रेजिस्टेंस का उपयोग नहीं करते, इसमें हम अलग से ये इस प्रकार के स्टार्टर का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले थोड़ा सा डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के बारे में पढ़ लेते हैं कि किसकी कार्य प्रणाली किस प्रकार की होती है। ठीक है, आप अधिकतर जो हमारे जो कुएं की जो मोटर्स होती हैं उनमें अपन 5 हार्स पावर या 3 हार्स पावर की मोटर उपयोग करते हैं, तो उसमें हम स्टार्टर लगाते हैं। ठीक है, लगाते हैं ना, तो वही स्टार्टर होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ ले। डीओएल स्टार्टर, देखिए डीओएल स्टार्टर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर हमने बताया था 3 हार्स पावर से 5 हार्स पावर तक उपयोग करते हैं। देखिए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में मुख्य उसके जो हमारे बिंदु होते हैं वो 9 वोल्ट कॉइल, ठीक है, कॉन्टेक्टर, पावर परिपथ, कंट्रोल परिपथ, और इस प्रकार से जो कॉइल्स होती है हमारी, ठीक है, एनओ एनसी जो हमारे पुश बटन होते हैं वो मुख्य होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉन्टेक्टर। देखिए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कुछ इस प्रकार का दिखता है। ठीक है, ये आपने बहुत देखा ही होगा आपके घरों में या खेतों में, सॉरी, जहां पे आप मोटर उपयोग करते हैं वहां पर आपने इस प्रकार का स्टार्टर देखा होगा। ठीक है, इसमें आपको ये ग्रीन बटन होती है, रेड बटन होती है, ऑन एनओ एनसी इसको ही बोलते हैं। यहाँ पर देखिए कॉन्टेक्टर का मतलब होता है यहाँ पर नीचे जो दिख रहा है ना, सबसे नीचे, ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर इस ऑन बटन को आप ऑन करते हैं तो ये जो यहाँ पे सिस्टम लगा हुआ है, नीचे एक धात्विक खोल जिसके ऊपर चढ़ा हुआ है, उसमें एक ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर, एक मैग्नेटिक क्वाइल टाइप में होता है। इस प्रकार से एक मैग्नेटिक वो क्वाइल होती है, उस क्वाइल के ऊपर क्या होता है, वाइंडिंग इस प्रकार से लपेटी जाती है और ऊपर से इसको धात्विक खोल यहाँ पर लगाया जाता है। ठीक है, जैसे ही आप मोटर के स्टार्टर को चालू करते हैं तो ये खट की आवाज से ये चिपक जाता है, यानी कि कॉन्टेक्टर हमारा ऑन या ऑफ, ये लिखा है मैंने, कॉन्टेक्टर एक साथ कई परिपथों को क्या करता है, ऑन या ऑफ करता है। ठीक है, ये आप स्टार्टर भी आप देखते जाना, आपको समझ में आता जाएगा। इसमें एक चुंबकीय क्वाइल होती है। क्या होती है, इसमें एक चुंबकीय क्वाइल होती है। जैसे ही मैं उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करता हूं तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है।
क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और जो यहाँ पर ये जो चौक लगा, ये जो सिस्टम लगा हुआ है, इस पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है जो कि विपरीत ध्रुवता वाले होते हैं, जिसके कारण ये जो कॉइल होती है ये इस योक को इसके ऊपर लगे इस धातु के खोल को आकर्षित कर लेती है, जिसके कारण इसके जो 3 कॉन्टेक्टर होते हैं ना, जो आपको दिख रहा है चित्र में, ये आपस में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, जिससे हमारी मोटर क्या हो जाती है, चालू हो जाती है। ठीक है, और जैसे ही पावर सप्लाई जाती है तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसका खत्म हो जाता है, जो इसको दूर फेंक देती है, जिससे ये कॉन्टेक्ट हमारे हट जाते हैं। लेकिन ये जब तक हम पुश बटन को यहाँ पर पुश नहीं करेंगे तब तक ये ऑन भी नहीं होती है। ठीक है, ये एनओ के 3 से नॉर्मली ओपन के यहाँ पर 3 सेट होते हैं। ठीक है, जिसमें एक सहायक ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट भी होते हैं। जो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट होते हैं क्या होते हैं, सहायक कॉन्टेक्ट जो होते हैं, हमारे सहायक कॉन्टेक्ट जो होते हैं स्टार्टर के, उसमें जो धारा का मान होता है वो जो मेन कॉन्टेक्ट हमारे होते हैं उनसे तो कम धारा वहन इसमें होती है, किसमें, सहायक कॉन्टेक्ट में। ठीक है, तो कॉन्टेक्टर का मुख्य कार्य होता है हमारी मोटर को स्टार्ट करना। ठीक है, इसमें एक मैग्नेटिक कॉइल होती है जो कि धात्विक खोल को ऊपर चढ़े होते हैं, इसमें विपरीत ध्रुवता का चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करती है, जो इसके कारण ये कॉइल जो होती है इसको आकर्षित करती है, और इससे लगे कॉन्टेक्टर क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे हमारी मोटर ऑन हो जाती है या ऑफ हो जाती है ना। मैग्नेटिक कॉइल की मैग्नेटिक फ्लक्स खत्म होने के बाद या मैग्नेटिक फील्ड खत्म होने के बाद ये वापस खुल भी जाते हैं। ठीक है, लेकिन जैसी सप्लाई आती है तो ये दोबारा से ऑन नहीं होते हैं जब तक कि हम इसको फिजिकली उस बटन के द्वारा ऑन नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये होता है हमारा कॉन्टेक्टर। बात करते हैं हम 9 वोल्ट कॉइल। ठीक है, देखिए 9 वोल्ट कॉइल ये क्या होता है, देखिए कुछ इस प्रकार से हमने थोड़ा चित्र बनाया है, बाकी आप इस चित्र में देख लीजिए। जो स्टार्टर है ये आपका, इसके बीच में इसके सबसे नीचे तरफ देखिए, इसमें आपको ये एक प्रकार का एक आर्मेचर सा दिख रहा है। ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर इस प्रकार से एक योक होता है। क्या होता है, यहाँ पर एक योक होता है। ठीक है, जिसको उसकी बॉडी बोला जाता है, और ये हमारा होता है यहाँ पर आर्मेचर। क्या होता है, आर्मेचर होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस स्टार्टर में ये जो 9 वोल्ट कॉइल होती है, जो एनवीसी होती है, वो एक प्रकार से सुरक्षा रिले का भी कार्य करती है। ठीक है, जैसे ही मान के चलिए हमने मोटर, हमारा स्टार्टर जो है वो ऑन कंडीशन में है। कौन सी कंडीशन में है, ऑन कंडीशन में, यहाँ पर ऑन है। ठीक है, अब जैसे ही सप्लाई जाती है, ठीक है, क्या होता है, जैसे ही सप्लाई जाती है तो यहाँ पर देखिए ये जो योक होता है ना, ये जो योक, ये ही आपस में इसको खींच, ये जो आर्मेचर है ये चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस योक को खींच लेता है और छोड़ता है। तो जब सप्लाई हमारी ऑन रहती है उस टाइम पे ये जो योक है ये इस आर्मेचर से क्या होता है, चिपका हुआ रहता है, जिससे कि हमारे जो कॉन्टेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो संयोजक होते हैं, वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। क्या होते हैं, क्लोज, जिससे मोटर हमारी चल रही होती है। लेकिन अचानक सप्लाई जब चली जाती है तो यहाँ पर जैसे ही इस आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र समाप्त होता है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र या जो आर्मेचर है ये इस योग को छोड़ देता है। क्या करता है, अपने से दूर कर देता है, जिससे कि हमारे जो कॉन्टेक्टर होते हैं, क्या होते हैं, जो कॉन्टेक्टर्स होते हैं, क्या संयोजक होते हैं, उनका जो सर्किट होता है वो खुल जाता है, यानी कि मोटर हमारी बंद हो जाती है। यहाँ पर ऑन थी, अब यहाँ पर ये ऑफ अवस्था में यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, ये यहाँ पर खुल जाता है और ऑफ वाला जो है ये बंद हो जाता है, तो हमारी मोटर बंद हो जाती है। अब क्या होता है, यदि मान के चलिए, देखिए डीओएल जो स्टार्टर है उस वो डायरेक्ट काम करता है। ठीक है, अब लेकिन यही जो युक्ति होती, यही इसको मोटर को बचाए रखती है। अब जैसे ही हमारी सप्लाई अगर वापस ऑन हो जाए, क्या हो जाए, सप्लाई जब ऑन हो जाती है तो बिना इस ऑन बटन को दबाए हमारा ये आर्मेचर क्या होता है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। क्योंकि देखिए 2 प्रकार के कॉन्टेक्टर होते हैं, एक होता है मेन कॉन्टेक्टर, इन्हीं के पीछे होते हैं ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर यानी कि सहायक कॉन्टेक्टर। तो जैसे ही मैं यहाँ पर, जब तक मैं मैनुअली अगर इस बटन को नहीं दबाऊंगा तब तक ये जो आर्मेचर है ये इस योग को आकर्षित नहीं करेगा, और जैसे ही मैं यहाँ पर इसको ऑन करूंगा, जो ग्रीन बटन होती है मेरी वो दबाऊंगा, तो ये आर्मेचर इस योग को वापस अपनी ओर खींच लेगा, जिससे कि जो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर और मेन कॉन्टेक्टर का कॉन्टेक्ट जो है वो बंद जाएगा, और यहाँ पर मोटर हमारी फिर से स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद में जब इस बटन को, मैं पुश बटन को दबा के छोड़ दूंगा, उसके बाद भी हमारी मोटर चालू रहेगी, क्योंकि जो हमारे मेन कॉन्टेक्टर में
कॉन्टेक्टर हैं वो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर के द्वारा चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, फिर से ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे और हमारी जो मोटर होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। इस प्रकार ये जो 9 वोल्ट कॉइल है ये हमें मोटर को ऑन या ऑफ करने में बहुत ज्यादा सहायता करती है और एक प्रकार से ये हमारी सुरक्षा रिले का भी कार्य करती है 9 वोल्ट को। हम बात करते हैं यहाँ पर ओवरलोड रिले। देखिए ये जो मैंने आपको यहाँ पर बताई थी इसकी चुंबकीय रिले, क्या बताई थी मैंने आपको यहाँ पर इसकी इसकी ये थी चुंबकीय रिले। ठीक है, जो कि 9 वोल्ट कॉइल का ही कार्य करती। देखिए ये जो चुंबकीय रिले है ये 9 वोल्ट कॉइल काम भी करेगी और आपकी ओवरलोड रिले का भी कार्य करती है, जिस प्रकार की मैंने आपको अभी बताया था। देखिए ओवरलोड रिले जो होती है वो काय में काम करती है, हमारी थर्मल, ठीक है, थर्मल स्विच की भांति कार्य करती है। ठीक है, हमने देखिए यहाँ पे थर्मोकपल पढ़ा था ना। ठीक है, इसमें द्विधात्विक पत्ती होती है जिसके संगम बिंदु को इस प्रकार से गर्म किया जाता है तो इन दोनों के बीच में विभवांतर पैदा होता है जिससे क्या होता है, पत्ती मुड़ जाती है। ठीक है, इसी प्रकार ये जो ओवरलोड रिले होती है ये भी इसमें इसी प्रकार से कार्य करती है। ठीक है, जब यहाँ पर देखिए जो हमारा L1, जैसे ये फेस L1, ये फेस L2, ये हमारा फेस L3 होता है ना, तो उन्हीं के अंदर ये जो रिले होती हैं, ठीक है, ये जो ओवरलोड रिले होती हैं ये इस प्रकार से श्रेणी क्रम में लगी होती है। काय में लगी होती है, श्रेणी क्रम में ये 3 लगी होती हैं। इसके अंदर द्विधात्विक पत्तियां होती हैं और इन्हीं के सीरीज में हमारी क्या लगी होती है, 9 वोल्ट क्वाइल लगी होती है। क्या लगी होती है, 9 वोल्ट क्वाइल। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद में हमारी ये मोटर यहाँ पर चलती है। ठीक है, यहाँ पर ये मोटर चलती है तो यहाँ पर जब हमारी मोटर ओवरलोड होती है या इसमें किसी प्रकार का कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये जो द्विधात्विक पत्ती होती है यहाँ पर ये इसी सिद्धांत पर कार्य करती है थर्मोकपल के। तो ये जब यहाँ पर गर्म हो जाती हैं तो इनके बीच में लगे हुए कॉन्टेक्ट टूटने की वजह से यहाँ पर ये जो हमारा 9 वोल्ट कॉइल का सर्किट है ये अपूर्ण होता है यानी कि टूट जाता है, जिससे ये यहाँ पर फेस अगर जा रहा है, ठीक है, फेस अगर जा रहा है जाना बंद हो जाता है, जिससे ये 9 वोल्ट कॉइल जो होती है हमारी इसका परिपथ ऑफ हो जाता है और हमारी मोटर क्या होती है, मोटर ऑफ हो जाती है। क्या हो जाती है, मोटर ऑफ हो जाती है, जिससे कि हमारी जो मोटर है वो जलने से बच जाती है, ओवरलोडिंग से बच जाती है। यार ये कुछ देखिए इसमें याद रखने वाली चीज कौन कौन सी है। सबसे पहले जो तो थर्मल जो रिले होती है वो सप्लाई के श्रेणी क्रम में लगी होती है। ठीक है, और जो हमारी 9 वोल्ट कॉइल होती है ये इसी के द्वारा ऑपरेट होती है, यानी कि जब ये गर्म होती है तो बायोमेटेलिक स्ट्रिप यानी कि द्विधात्विक पत्ती गर्म होने से कांटेक्ट टूट जाता है, जिससे 9 वोल्ट कॉइल में चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो जाता है, जिससे ये प्लंजर यानी कि इस योक को छोड़ देता है, जिससे इसका परिपथ अपूर्ण हो जाता है और यह मोटर को बंद कर देता है। ठीक है, जिससे हमारी मोटर जो होती है वो जलने से बच जाती है और यही होती है हमारी ओवरलोड रिले। अब बात करते हैं हम स्टार डेल्टा स्टार्टर, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये अधिकतर बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला स्टार्टर भी है। ठीक है, इसके पार्ट्स भी पूछे जाते हैं, कितने प्रकार की होती है ये भी पूछे जाते हैं। देखिए स्टार डेल्टा स्टार्टर ये मान के चलिए जो 10 हार्स पावर तक की, कितने हार्स पावर, 10 हार्स पावर तक की स्क्वायरल केज, देखिए स्क्वायरल केज मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि किस प्रकार के रोटर को कंट्रोल करता है, ये स्क्वायरल केज प्रकार के। ठीक है, स्क्वायरल केज प्रकार के जो रोटर होते हैं उनको उनमें धारा के मान को कंट्रोल करने के लिए, किसके मान को, धारा नियंत्रण। मैंने पहले ही बताया था कि जो स्टार्टर होते हैं वो क्यों प्रयोग किए जाते हैं, धारा को, प्रारंभिक धारा को नियंत्रित करने के लिए इस स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब उनके प्रकार हम पढ़ रहे हैं, हमने डीओएल पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर। नाम से ही स्पष्ट है स्टार डेल्टा। ठीक है, यानी कि पहले किसी भी मोटर को प्रचालित करने के लिए उसको पहले हमें स्टार में कनेक्ट करना होगा, इसके बाद में उसे डेल्टा में कनेक्ट करते हैं। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था पहले भी जब हमने ऐसी थ्योरी पढ़ी थी कि स्टार में क्या होता है, स्टार में क्या होता है, लाइन धारा जो होती है वो फेज धारा के बराबर होती है और जो लाइन वोल्टेज होता है वो जो फेज वोल्टेज होता है, लाइन वोल्टेज VL VP से √3 गुना होता है। यानी कि प्रारंभ में जब अगर यदि हम इसे स्टार में कनेक्ट करेंगे तो लाइन धारा फेज धारा के बराबर होगी, यानी कि प्रारंभिक जो हमारी विद्युत धारा होगी
या प्रारंभिक जो वोल्टेज होगा वो कम होगा, जिससे कि विद्युत धारा का मान भी कम होगा। तो कम विद्युत धारा करने के लिए, किसमें, धारा का मान कम करने के लिए 3 हार्स पावर से ऊपर, कितने, 3 हार्स पावर या 5 हार्स पावर से ऊपर की जितनी मोटरें होती हैं उनमें हम यहाँ 10 हार्स पावर तक की मोटर में हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। और रोटर कौन सा होना चाहिए हमारा, स्क्वायरल केज प्रकार का, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में। ये देखिए मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हस्तचालित, दूसरा होता है अर्ध स्वचालित, तीसरा होता है स्वचालित, फुली ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक और एक हैंड, ठीक है। ये किससे चलता है, ये हाथ से चलने वाला है, यानी कि इसको हाथ से ऊपर नीचे हम करते हैं। तो देखिए इसका चित्र हम बना नहीं पाएंगे, इसलिए आप ये चित्र देख लीजिए। आपकी स्क्रीन पे आपको इसका चित्र दिख रहा है। ये होता है हमारा हाथ से चलने वाला स्टार डेल्टा स्टार्टर, यानी कि जो प्रारंभिक विद्युत धारा होती है इसकी, वो इसकी रनिंग विद्युत धारा की 5 से 6 गुना होती है। कितनी होती है, 5 से 6 गुना। यानी कि अगर कोई मोटर रनिंग कंडीशन में है, किसमें है, अगर रनिंग कंडीशन में अगर वो 60 एम्पियर की विद्युत धारा ले रही है, सॉरी 60 नहीं, 10 एम्पियर की विद्युत धारा ले रही है, तो जब मैं उस मोटर को स्टार्ट करूंगा बिना किसी स्टार्टर के, तो वो स्टार्टिंग में कितना करंट लेगी, लगभग 50 से 60 एम्पियर तक का करंट लेगी। जब इतना करंट उसके रोटर वाइंडिंग में से गुजरेगा, तो सोचिए उस मोटर की हालत क्या होगी, सब कुछ उसका जल सकता है, मोटर हमारी स्टार्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जिससे कि हमारा ये यहाँ पर वो रोटर की वाइंडिंग, स्टार्टर की वाइंडिंग जल भी सकती है, ठीक है। इसीलिए हम स्टार्टर का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। तो प्रारंभिक विद्युत धारा, ये जो 5 से 6 गुना विद्युत धारा है, इसी को कम करने के लिए हम यहाँ पर क्या उपयोग करते हैं, स्टार, ये जो हमारा डेल्टा स्टार डेल्टा स्टार्टर है उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं इसमें क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अगर यहाँ पर हाथ से चलने वाला स्टार्टर प्रयोग करेंगे, तो हाथ से चलने वाले स्टार्टर में देखिए नीचे की तरफ यहाँ पर इस प्रकार से होता है, और एक ऊपर की तरफ यहाँ पर एक हैंडल लगा होता है। क्या लगा होता है, हैंडल सा लगा होता है, जिसमें क्या होता है, यहाँ पर इस प्रकार से कॉन्टेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्टेक्टर्स होते हैं। जब इसको मैं यहाँ पर नीचे की ओर करता हूँ, किसको, इस हैंडल को घुमाकर नीचे की ओर करता हूँ, तो यहाँ पर ये जो इसकी स्टेटर की जो वाइंडिंग होती है, ठीक है, वो काय में कनेक्ट होती है, अपने स्टार में कनेक्ट होती है, ठीक है। तो प्रारंभ में उस मोटर को मैं किस में चलाता हूँ, स्टार कनेक्शन में चलाता हूँ, ताकि मुझे यहाँ पर वोल्टेज का मान बहुत कम मिले, जिससे कि विद्युत धारा का मान भी मुझे वहां पर, प्रारंभिक विद्युत धारा का मान भी कम प्राप्त होता है, ठीक है। और जब मोटर अपनी मुख्य स्पीड की 70% के समथिंग पहुंच जाती है, तो मैं इसे तुरंत यहाँ पर डेल्टा में कनेक्ट कर देता हूं, जिससे कि क्या होता है, देखिए डेल्टा में क्या होता है, लाइन धारा फेज धारा की √3 गुना होती है, और लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होती है। यानी कि जब मैं उसे डेल्टा में कनेक्ट कर देता हूं उस स्टार्टर को, तो उसे पूरी वोल्टेज उस मोटर को प्राप्त हो जाती है, और वहां रनिंग कंडीशन में आ जाती है, जिससे कि वहां मोटर स्थायी रूप से फिर चलती रहती है। यानी कि कुल मिलाकर के स्टार डेल्टा स्टार्टर उस बढ़ी हुई 5-6 गुना जो धारा होती है, उसी को कम करके उसको रनिंग कंडीशन में लेके आता है। नीचे की ओर यहाँ पर हम इसको स्टार में कनेक्ट करते हैं, ऊपर की ओर फिर करके हम इसे डेल्टा में कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि उसको पूरी वोल्टेज मिल जाती है। प्रारंभ में कम वोल्टेज मिलती है तो धारा का मान भी कम होता है, और लेकिन जब वो धारा, जो हमारी मोटर होती है, वो जब स्पीड पकड़ लेती है, उसके बाद उसे डेल्टा में कनेक्ट कर दिया जाता है, और ये हाथों से किया जाता है। किससे किया जाता है, ये हाथों से किया जाता है, इसलिए इसको हस्तचलित स्टार डेल्टा स्टार्टर कहा जाता है, ठीक है। स्टार डेल्टा स्टार्टर, एफडीएस लिख दे रहा हूं मैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, हस्तचलित स्टार डेल्टा स्टार्टर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम अर्ध स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में। इसमें क्या होता है, इसमें इस प्रकार से क्या होता है, एक यहाँ पर पुश बटन होती है। क्या होती है, पुश बटन होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस पुश बटन के द्वारा, यहाँ पर इस पुश बटन के द्वारा इस मोटर को यहाँ पर इसको दबा करके रखा जाता है। क्या करा जाता है, जब इसको हम दबा कर रखते हैं, तो ये स्टार में कनेक्ट, यानी कि ये क्या होता है, स्टार्टिंग में स्टार में कनेक्ट होता है, और स्टार में कनेक्ट होने के कारण प्रारंभिक धारा का मान कम होता है, ठीक है। तो इस पुश बटन को
किसको, इस पुश बटन को हमें तब तक दबा कर रखना पड़ता है हाथ से, इसमें किसी प्रकार का कोई हैंडल नहीं होता है, ठीक है, क्या नहीं होता, किसी प्रकार का कोई हैंडल नहीं होता है, इसीलिए इसको अर्ध स्वचालित स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर कहा जाता है, ठीक है। और इसको हम तब तक यहाँ पर दबा कर रखते हैं जब तक कि मोटर अपनी स्पीड ना पकड़ ले, क्या ना पकड़ ले, अपनी स्पीड ना पकड़ ले। जैसे ही वह स्पीड पकड़ लेती है इसको छोड़ देते हैं और हमारी मोटर डेल्टा में कनेक्ट होकर के स्थायी रूप से फिर चलने लगती है, ठीक है। ये होता है हमारा सेमी सेमी ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में क्या होता है, ऑटोमेटिक में इसमें सेम कंडीशन इसी तरह की होती है, लेकिन इसमें सिर्फ एक टाइमर लगा होता है, क्या लगा होता है, टाइमर लगा होता है। एक बार इसको जब चालू कर देते हैं तो ऑटोमेटिक वो टाइमर क्या करता है, कुछ सेकंड के लिए उस मोटर को स्टार में कनेक्ट रखता है, क्या रखता है, स्टार में कनेक्ट रखता है। और इसके बाद में जैसे ही वो मोटर स्पीड पकड़ती है ये टाइमर ऑटोमेटिक उसको डेल्टा में कनेक्ट कर देता है, ठीक है। एनसी और एनओ ये दो इस प्रकार के मुख्य इसके संयोजक सिरे होते हैं सभी में, ठीक है, सब में होते हैं ये, ठीक है। ये नॉर्मली क्लोज नॉर्मली ओपन इन दोनों का ही खेल होता है। जैसे ही टाइमर कब काम करता है, जब मोटर अपनी स्पीड पकड़ लेती है, तो ये जो एनसी संयोजक है ये क्या होते हैं, खुल जाते हैं और नॉर्मली ओपन ये हमारा बंद हो जाता है और यहाँ पर ये डेल्टा में कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। इसलिए स्टार डेल्टा स्टार्टर को तीन भागों में बांटा गया है, हस्तचालित, अर्ध अर्ध स्वचालित और स्वचालित, ठीक है। ये अधिकतर आपने चक्की वगैरह में देखा होगा इस प्रकार का स्टार्टर, ठीक है, स्टार्टर, क्योंकि वो मोटर जो होती है वहां पर उनके पास 10.5 10 पावर की होती है, तो वो स्टार डेल्टा स्टार्टर ही प्रयोग वहां पर करते हैं। तो ये तीन प्रकार के स्टार्टर आपको याद रखना है। रोटर प्रतिरोध स्टार्टर, अब आता है हमारा कौन सा, रोटर प्रतिरोध स्टार्टर। देखिए अभी जो हमारी एग्जाम हुई थी एमपीपीजीसीएल की, एमपीपीजीसीएल की एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा गया था कि रोटर प्रतिरोध स्टार्टर किस प्रकार की मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि रोटर प्रतिरोध स्टार्टर सिर्फ और सिर्फ स्लिप रिंग मोटर, कौन सी हमारी, स्लिप रिंग मोटर, ठीक है, स्लिप रिंग मोटर में ही प्रयोग होता है। और देखिए स्क्वायरल केज प्रकार की मोटर में किसी प्रकार का रोटर प्रतिरोध नहीं लगाया जाता, सिर्फ स्टार्टर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। इसमें स्लिप रिंग मोटर में रोटर प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है प्रारंभिक धारा के मान को कम करने के लिए। मान के चलिए ये हमारा यहाँ पर एक रोटर है, ठीक है, ये यहाँ पर रोटर है, ये हमारा कौन सा है, स्लिप रिंग वाला, यहाँ पर ये स्लिप रिंग इस पे यहाँ पे लगी हुई है। इस स्लिप रिंग से यहाँ पर ये तीन रिहोस्टेट इस प्रकार से यहाँ पर संयोजित किए जाते हैं, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये इस प्रकार से सीरीज में संयोजित किए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि स्लिप रिंग मोटर में ही हम रोटर प्रतिरोध का उपयोग करते हैं। जब मोटर को हम स्टार्ट करते हैं और इस हैंडल को, यहाँ पर एक हैंडल होता है, इस हैंडल के माध्यम से हम इस जो रेजिस्टेंस को धीरे 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 जब कम करते जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर प्रारंभ में क्या होता है, प्रारंभिक यहाँ पर प्रारंभिक टार्क उच्च होता है, क्योंकि प्रारंभ में क्या होता है, ये जो स्लिप रिंग के माध्यम से ये जो रेजिस्टेंस होता है ये बहुत ज्यादा होता है, और रेजिस्टेंस अगर अधिक होता है तो टार्क का मान भी यहाँ पर अधिक होता है, ठीक है। तो हमें इस प्रकार के रोटर में अधिक टॉर्क प्राप्त होता है क्योंकि प्रारंभिक रेजिस्टेंस का मान अधिक होता है। अब हम क्या करते हैं, धीरे धीरे यहाँ पर हैंडल के माध्यम से इस प्रतिरोध को यहाँ पर परिपथ से धीरे 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 बाहर करते जाते हैं, जिससे कि इसका टॉर्क कम हो जाता है और स्पीड भी बढ़ती जाती है। जब ये मोटर, ये जो रोटर होता है, ये अपनी फुल स्पीड प्राप्त कर लेता है, तो हम इस रेजिस्टेंस को इस स्लिप रिंग के या इस हैंडल के माध्यम से परिपथ से पूरी तरह से अलग कर देते हैं और मोटर हमारी नॉर्मल स्पीड पर घूमने लगती है। तो प्रारंभिक धारा के मान को कम करने के लिए, अधिक उच्च टॉर्क के लिए हम रोटर प्रतिरोध स्टार्टर प्रयोग सिर्फ और सिर्फ स्लिप रिंग मोटर में उपयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है कि स्लिप रिंग मोटर में धारा के मान को कम करने के लिए किस प्रकार का स्टार्टर प्रयोग किया जाता है, तो रोटर प्रतिरोध स्टार्टर। स्क्वायरल केज प्रकार की मोटर में ये सिस्टम प्रयोग नहीं किया जाता है, कदापि नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायरल केज का रोटर किस प्रकार का होता है, शॉर्ट सर्किटेड होता है। कैसा होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। ऑलरेडी जब वो शॉर्ट सर्किट होगा और इसके रेजिस्टेंस हमको ऐसा लगा देंगे तो फिर तो यहाँ पर क्या होगा, टार्क का मान बहुत ही ज्यादा हो सकता है, ठीक है। इसीलिए ये सिर्फ हमारी स्लिप रिंग मोटर में ही प्रयोग किया जाता है। अब आता है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर का प्रयोग 10 हार्स पावर से ऊपर वाली जितनी
100, 200, 300 हार्स पावर तक की मोटर के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, 300 हार्स पावर तक हम इसका उपयोग कर सकते हैं। बड़ी बड़ी मोटरें जो होती हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें भी क्या होता है कि प्रारंभ में जो हमारी मोटर होती है उसको हमें बहुत ही कम, यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर होता है ना, ट्रांसफार्मर आपने देखा है, ट्रांसफार्मर में से कई प्रकार की टैपिंग्स निकाली जाती है। ठीक है, उस टैपिंग के माध्यम से यहाँ पर इस मोटर को जोड़ा जाता है और यहाँ पर इसको एक एक टैपिंग करके यहाँ पर अलग धीरे धीरे अलग किया जाता है। और जब रेजिस्टेंस को और कम किया जाता है तो इसको आखिरी में परिपथ से अलग कर दिया जाता है, जिससे हमारी मोटर जो होती है वो नॉर्मल स्पीड में चलने लगती है, जब तक कि वो अपनी 75% गति प्राप्त ना कर ले। इस ट्रांसफार्मर को इस परिपथ से अलग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो प्रारंभ में इसमें भी धारा का मान कम करने के 10 हार्स पावर से ऊपर तक की जितनी मोटरें होंगी वो भी स्क्वायरल केज होंगी। कौन सी होंगी? स्क्वायरल केज, ना कि स्लिप रिंग। ठीक है, स्लिप रिंग में सिर्फ रोटर प्रतिरोधी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसमें इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम। देखिए, हमने ये जो स्टार्टर अभी पढ़े हैं, डीओएल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर और जो ऑटो ट्रांसफार्मर वाला पढ़ा है हमने, ये जो ट्रांसफार्मर के जो स्टार्टर हमने पढ़े हैं, ये जो हमने स्टार्टर अभी अध्ययन किया है, वो हमारे जो प्रारंभिक विद्युत धारा होता है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए होता है। ठीक है, ये आप जरूर नोट कर लेना कि स्टार्टर का प्रयोग मोटर में क्यों किया जाता है। स्टार्टिंग धारा को कम करने के लिए, ठीक है, उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए हमने धारा को नियंत्रण कर लिया। अब यहाँ पे हम करेंगे गति को नियंत्रित। देखिए, डीसी मोटर जब हमने पढ़ा था उसमें भी हमने धारा को भी नियंत्रित किया था, स्टार्टर के 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट स्टार्टर, और हमने उसके गति को भी नियंत्रित किया था। ठीक है, फील्ड रिहोस्टेट लगा करके। लेकिन देखिए, जो डीसी मोटर होती है, जो डीसी हमारी जो मोटर्स होती हैं, उनका गति नियंत्रण इन 3 फेज इंडक्शन मोटरों की अपेक्षा सरल होता है। यानी कि डीसी मोटर का हम जब गति का नियंत्रण करेंगे वो सरल होता है, लेकिन 3 फेज इंडक्शन मोटर का गति नियंत्रण बहुत ही कठिन कार्य होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हम कि किस प्रकार से हम इन 3 फेज इंडक्शन मोटरों के गति का नियंत्रण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे एक महत्वपूर्ण सूत्र के विषय में बात कर लेते हैं हम, जो होता है N = 120 इंटू एफ अपॉन पी। ये सूत्र सबको लगभग लगभग याद होगा। ठीक है, यहाँ पर N का मतलब है स्पीड, इसका मतलब क्या है? N का मतलब है स्पीड, F का मतलब हो गया यहाँ पे क्या? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, P हो गया पोल्स, यानी कि पोल की संख्या, ध्रुवों की संख्या। ठीक है, ये हो गई हमारी गति, N = हो गया गति, F = हो गया आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, P हो गया पोल्स की संख्या। ठीक है, तो यदि मुझे 3 फेज, याद रखना ये 3 फेज 120 क्यों दिया है? क्योंकि जो 120 में जो तीनों जो वाइंडिंग्स होती है वो एक दूसरे से 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री पर होती है। ठीक है, और 3 फेज जो इंडक्शन मोटर्स होती हैं, ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर्स जो होती हैं उनमें गति नियंत्रण हम इस सूत्र का उपयोग करके भी कर सकते हैं। यानी कि अगर इसमें से मैं निकालूं, यदि कोई भी एक चीज कांस्टेंट रख दूं, चलिए मैंने फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे कांस्टेंट रख दिया, और अगर मैंने पोलों की संख्या में परिवर्तन कर दिया, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ? इसका नियंत्रण कर सकता हूँ, पोलों की संख्या में परिवर्तन कर सकता हूँ। ठीक है, जिससे कि मेरी स्पीड यहाँ पर क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। या फिर पोल्स को कांस्टेंट रखकर मैं फ्रीक्वेंसी में अगर परिवर्तन कर दूं तो भी मेरी स्पीड यहाँ पर बदल जाएगी। यानी कि दूसरा उपाय कौन सा हो गया? आवृत्ति में परिवर्तन। ठीक है, किसमें? आवृत्ति में परिवर्तन। ठीक है, यानी कि चलिए अब थोड़ा सा इस पे अपन क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है N = 120, F कितना होता है फ्रीक्वेंसी? मान के चलिए 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, बटे में अगर पोलो की संख्या कितनी रख दूं? मैं 4 रख देता हूँ। कितनी रख देता हूँ? चलिए 4 रख दी मैंने, तो मेरा आरपीएम कितना निकलेगा? 4 3 12 और 5 3 1500। कितना निकल गया? 1500 आरपीएम। चलिए यहां निकल गया मेरा N = कितना? 1500 आरपीएम। अब यदि इन पोलों की संख्या में मैं परिवर्तन कर दूं, ठीक है, 120, यहाँ पे N = लिख देता हूं 120 इंटू फ्रीक्वेंसी को वही रखा मैंने, और पोलों की संख्या 4 की जगह मैंने 2 कर दी, तो देखिए अब क्या होता है? यहाँ पर 6 हो गया, 6 5 30, यानी कि 3000 आरपीएम आ गया। यानी कि मैंने यहाँ पर पोलों की संख्या में परिवर्तन करके स्पीड को बढ़ा दिया। ठीक है, पोलों की संख्या कम हो गई तो ये स्पीड बढ़ गई। इसीलिए देखना आप यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यदि फ्रीक्वेंसी स्थिर है
और पोलों की संख्या को यदि मैं कम करता हूं तो स्पीड मेरी यहाँ पर बढ़ जाती है। ये भी आप पॉइंट यहाँ पर लिख लेना, अगर पोलों की संख्या कम होती है तो स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, इसी प्रकार फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी में यदि मैं परिवर्तन कर दूं, यहां पर मेरी 50 फ्रीक्वेंसी है, यहां पर मैंने 60 कर दी, तो मेरा यहां पर 3600, मतलब यहां पर कुल मिला के फ्रीक्वेंसी या पोलो की संख्या, इन दोनों में से किसी में भी परिवर्तन करके मैं स्पीड को यहाँ पर बदल सकता हूँ। ये एक कांस्टेंट है। ठीक है, थ्री फेस याद रखना, ये थ्री फेस के लिए है, क्योंकि 120 डिग्री जो होती है वो एंटी फेस वायरिंग होती है ना, हमारी जो वाइंडिंग होती है वो 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री पर होती है। ठीक है, और टू फेस की 90 डिग्री पर होती है। ठीक है, उसके बारे में वाइंडिंग का चैप्टर जब हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे क्वाड्रेचर, एंटी फेस। ठीक है, ये राशियां हम वहां पर पढ़ेंगे वाइंडिंग के बारे में। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला गति नियंत्रण, पोलों की संख्या में परिवर्तन कर दो या फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति में परिवर्तन करके हम यहाँ पर थ्री फेज इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम वोल्टेज के बारे में, यानी कि जो हमारी मोटर का जो स्टेटर होता है, क्या होता है, जो बाहर का जो स्टेटर होता है, इस स्टेटर में, ठीक है, इस स्टेटर में जो वाइंडिंग्स होती हैं, क्या होती है, जो वाइंडिंग होती है, इसमें प्रत्येक वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में, ठीक है, प्रत्येक वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, रेजिस्टेंस लगाया जाता है इस प्रकार से। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया। इसकी प्रत्येक वाइंडिंग में इस प्रकार से एक रेजिस्टेंस लगाकर, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा करके, क्या करके, इस रेजिस्टेंस को कम करके इसके वोल्टेज में परिवर्तन किया जाता है। किसके, स्टेटर के। ठीक है, याद रखना आप, इसमें यहाँ स्टेटर वोल्टेज, यानी कि स्टेटर की जो वाइंडिंग्स होती हैं, ये वाइंडिंग, इस वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में, किसमें, श्रेणी क्रम में यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाया जाता है। ठीक है, R1, R2, R3, R4, ये चार पोल है, इसलिए यहाँ पे चार में रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा दिए हैं। तो इस प्रकार से रेजिस्टेंस लगा करके वोल्टेज में परिवर्तन करके इसकी जो स्पीड होती है, यानी कि वोल्टेज को अगर मैं कम करता हूं तो इसकी स्पीड में भी यहाँ पर कमी आ जाती है। ये स्पीड का हो गया, ये वोल्टेज का हो गया, यानी कि कुल मिलाकर जो चुंबकीय बलाघूर्ण होता है टी, स्टेटर का ST लिख देता हूं, समानुपाती होता है किसके, वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है। ये जरूर आप नोट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर जो टॉर्क मुझे प्राप्त हो रहा है इस स्टेटर पे, उस टॉर्क को मैं इस वोल्टेज को कम कर करके या बढ़ा करके इस टॉर्क को घटा बढ़ा सकता हूं। तो कुल मिलाकर के स्टेटर वोल्टेज के द्वारा भी थ्री फेस इंडक्शन मोटर के रोटर की जो स्पीड होती है उस स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे, स्टेटर के वोल्टेज को कम करके। ठीक है, जैसे ही स्टेटर का वोल्टेज, यहाँ पर वोल्टेज कम होगा तो टॉर्क भी यहाँ पर कम होगा, यानी कि स्पीड भी उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेटर वोल्टेज के द्वारा गति का नियंत्रण। विधि और है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो देखिए, वो विधि आजकल तो उपयोग में नहीं लाई जाती, क्योंकि इस विधि में क्या होता है, बहुत ज्यादा शक्ति का व्यय भी होता है, ऊर्जा का व्यय होता है, और ये महंगी भी पड़ती है। क्यों पड़ती है, देखिए क्यों, देखिए कि उसका नाम है कैस्केड नियंत्रण। क्या नाम है, कैस्केड नियंत्रण। यानी कि इस विधि में क्या होता है, दो स्लिप रिंग मोटर्स, क्या होती है, दो स्लिप रिंग मोटर को मैकेनिज्म करके उसको जोड़ा जाता है, यानी कि दो मोटरों को एक साथ यहाँ पर जोड़ा जाता है। एक मोटर ये हो गई, एक मोटर ये, M1 और M2। कौन सी मोटर है ये, यहाँ पर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है, दो स्लिप रिंग मोटरों को यहाँ पर एक साथ में जोड़ा जाता है। देखिए इसमें क्या किया जाता है, मान के चलिए ये इसका बाहर का स्टेटर है, ये स्टेटर है और ये रोटर है। ठीक है, इसका ये ऊपर का भाग स्टेटर है, ये यहाँ पर रोटर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या जाता है, ये मांगे लिए फर्स्ट वाली मोटर है। ठीक है, फर्स्ट मोटर है, ये सेकंड मोटर है। ठीक है, दो स्लिप रिंग मोटर रख दी मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर जो पहली वाली जो मोटर होती है उसके स्टेटर को क्या किया जाता है, सप्लाई से जोड़ा जाता है, यानी कि L1, L2, L3। स्टेटर को मैंने कहां से जोड़ दिया, सप्लाई से जोड़ दिया। अब यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर इसका रोटर होता है ना, इस मोटर का जो रोटर होता है, इस रोटर को मैं जोड़ देता हूं इस स्टेटर वाइंडिंग से। कहां जोड़ देता हूं, इस स्टेटर वाइंडिंग से यहाँ पर इस प्रकार से इसको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, एक सॉफ्ट कपलिंग के, इसके द्वारा, एक कपलिंग के द्वारा, सॉफ्ट के द्वारा यहाँ पर इसको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा, इसका रोटर बचा।
अब इस रोटर को क्या होता है कि एक रिहोस्टेट के द्वारा यहाँ पर जोड़ दिया जाता है, यानी कि ये एक रिहोस्टेट होता है इस प्रकार से। इस रिहोस्टेट के माध्यम से इसको यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा रिहोस्टेट। इसके द्वारा मोटर की गति का नियंत्रण किया जाता है। देखिए आप समझना फिर से, दो स्लिप रिंग मोटर प्रयोग की जाती है कैस्केड नियंत्रण में। पहला पॉइंट तो आपको ये नोट डाउन करना है कि दो स्लिप रिंग मोटर को मैकेनिकली रूप में यहाँ पर जोड़ा जाता है। पहली मोटर के स्टेटर को, ठीक है, पहली मोटर के स्टेटर को सप्लाई लाइन से जोड़ते हैं और उसी मोटर के रोटर को दूसरी मोटर के स्टेटर से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? स्टेटर से जोड़ दिया जाता है और दूसरी मोटर के रोटर को एक रिहोस्टेट, बाहरी जो रिहोस्टेट होता है उसके द्वारा जोड़ते हैं। देखिए रिहोस्टेट किसमें उपयोग करते हैं? सिर्फ स्लिप रिंग मोटरों में ही प्रयोग कर सकते हैं, इस स्क्वायरल केज में नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पर इसमें दो स्लिप रिंग मोटर प्रयोग की गई है। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे स्क्वायरल केज मोटर होती तो उसमें अपन रिहोस्टेट नहीं लगा सकते, लेकिन स्लिप रिंग मोटर में रिहोस्टेट या बाह्य प्रतिरोध के द्वारा स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा कैस्केड नियंत्रण। ये विधि प्रयोग में आजकल नहीं लाई जाती क्योंकि महंगी पड़ती है, दो मोटरों की आवश्यकता पड़ती है, रियोस्टेट की आवश्यकता पड़ती है और थोड़ा सा इसका मेंटेनेंस भी ज्यादा होता है। अगर एग्जाम में पूछे तो ये आपको उसमें लिखना है या ऑप्शन लगाना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैस्केड नियंत्रण। बात कर लेते हैं हम मोटर की दक्षता यानी कि एफिशिएंसी के बारे में। ठीक है, देखिए मोटर का कार्य क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलना, यानी कि हम कौन सी ऊर्जा दे रहे हैं? विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं और हमें प्राप्त कौन सी हो रही है? मैकेनिकल पावर। तो क्या हम उसको जितनी ऊर्जा दे रहे हैं हम उसके आउटपुट में उतनी ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखिए मोटर जो होता है एक घूर्णी पार्ट होता है। कौन सा होता है? घूमने वाले इसमें पार्ट्स होते हैं। तो उसमें कहीं कहीं फ्रिक्शन लॉस होता है, एडी करंट लॉस भी होता है, हिस्टैरिसीस लॉस भी होता है। इस प्रकार से अगर मान के चलिए मैंने इसमें 100 जूल, कितना 100 जूल की अगर इसमें पावर मैंने दी यहाँ पर, या 100 वाट लिख लीजिए आप, चलिए ठीक है वाट लिख दीजिए, 100 वाट की पावर दी, तो क्या मुझे 100 जूल वहां पर एनर्जी प्राप्त हुई? नहीं होती है। लगभग वो होती है मुझे 90 से 95 जूल के अप्रोक्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि बीच में कई प्रकार की लॉसेस हो जाते हैं। क्या होते हैं? लॉसेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एनर्जी ड्रॉप हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं मोटर की दक्षता की बात करूंगा तो मोटर की दक्षता का सूत्र होता है आउटपुट इनपुट, यानी कि आउटपुट बटे इनपुट, यानी कि रोटर का आउटपुट। क्योंकि देखिए यहाँ पर मुझे जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जो पावर प्राप्त होती है, जो आउटपुट एनर्जी प्राप्त होती है वो रोटर पे होती है। मोटर की कंडीशन में कहाँ होती है? रोटर पे होती है। तो यहाँ पर रोटर का आउटपुट बटे रोटर इनपुट, यानी कि यहाँ पर मैंने उसे कितनी विद्युत ऊर्जा मुझे प्राप्त हुई, कितनी प्राप्त हुई मैकेनिकल पावर, और कितनी मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें दी। ठीक है, विद्युत ऊर्जा जो दी और जो प्राप्त हुई उसका अनुपात यहाँ पर क्या कहलाता है? मोटर की दक्षता कहलाता है। इसको हम पी आउट पी इन इंटू 100 से डिनोट यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, सब एफिशिएंसी को। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर का पूरा चैप्टर, जिसमें हमने इंडक्शन मोटर क्या है उसके पूरे भाग पढ़ लिए, स्टार्टर्स के बारे में पढ़ा, गति नियंत्रण विधियां पढ़ी। ठीक है, ये सब अपन ने पढ़ लिया है इसमें। अब इससे संबंधित एक हमारा अच्छा सा प्यारा सा एक चैप्टर आने वाला है जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे, वो अभी नहीं बताऊंगा, वो सस्पेंस है, लेकिन पढ़ने में बहुत मजा आएगा। अब इससे संबंधित मैं जो प्रश्नोत्तरी है वो एक तैयार कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन इन्हीं मोटर्स जनरेटर्स में से ही होते हैं, यानी कि एसी और डीसी जो थ्योरी होती है हमारी, जनरेटर्स होते हैं, इनको बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिए, कोई भी एग्जाम आप क्रैक कर लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नए वीडियो में। ठीक है, पार्ट 1 आपने अच्छे से देखा होगा, नहीं भी देखा है अभी तक तो इसकी लिंक मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, वहां पर डली हुई है, उस पर क्लिक करना और आप सीधे वहां पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपना और अपने परिवार का। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।